और इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हमारे गरीब परिवारों को घर मिले। आजादी के 75 साल हो रहे हैं 2022 में। उन आजादी के दीवानों का नाम देते ही हमें रोमांच होता है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को याद करते हैं तो लगता है कैसा बलिदान था। गांधी, सरदार, उनकी विरासत को देखते हैं तो लगता है कितना कष्ट झेला था। उन्होंने जो सपने देखे थे, उन सपनों में क्या ये भी एक सपना नहीं था कि आजाद हिंदुस्तान में हर परिवार के पास अपना एक घर हो? मैं मानता हूं आजादी के 75 साल जब हम मना रहे हैं, तब हमारे भीतर एक आवाज उठनी चाहिए कि मेरे देश के अंदर कोई गरीब ऐसा ना हो कि जिसको फुटपाथ पर या झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर रहना पड़े। यह हम बदलेंगे, यह हमारा दायित्व है। और एक बार इस मिजाज को लेकर के यहां से निकलेंगे तो रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। आज शहरों का विकास कैसे हो रहा है? आप किसी भी शहर में जाकर के पूछिए, बहुत कम शहर ऐसे मिलेंगे जहां पर 5 साल के बाद शहर कैसा होगा उसका कोई खाका कागज पे मिलेगा। 10 साल के बाद कैसा शहर होगा उसका खाका कागज पे मिलेगा नहीं। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी डेवलपर है उनको तो पता होता है कि शहर इतना बढ़ेगा, इस दिशा में बढ़ेगा, फिर वो वहां जमीन ले लेगा, योजनाएं डाल देगा, मकान तो खड़े कर देगा, लेकिन जिंदगी जीने योग्य व्यवस्थाएं पहुंचती नहीं है। न रोड बनता है, न बिजली पहुंचती है, न ड्रेनेज की व्यवस्था होती है। और लोग आते हैं, पैसे देकर के मकान भी लेते हैं, बाकी व्यवस्थाएं होती नहीं। क्यों? क्योंकि शहर के नेतृत्व ने शहर नहीं बनाया, कुछ प्रॉपर्टी डीलर ने शहर को बढ़ाया है। ये जो मिसमैच है, उस मिसमैच को बदलना है। शहर कैसा बढ़ेगा, कब जाएगा, कहां, किस रास्ते आगे बढ़ेगा, वेस्ट में बढ़ेगा कि ईस्ट में बढ़ेगा, समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए भी उसमें क्या जगह होगी, ये प्लान जब तक शहर का नेतृत्व दीर्घदृष्टि के साथ नहीं करता है, ये स्थिति बनी रहेगी। हम इस अमृत योजना के माध्यम से ये एक बदलाव चाहते हैं कि शहर खुद अपना सोचने लगे, शहर अपनी योजनाएं बनाने लगे और कहां जाना, कैसे जाना, उसका फैसला शहर करे। जरूरत के आधार पर वो चलता जाए, बढ़ता जाए और बाद में व्यवस्थाएं विकसित कर, कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, एंक्रोचमेंट आ जाता है, रोड नहीं होता है, ट्रैफिक की समस्या आती है, पानी नहीं, बिजली नहीं, सारी समस्याएं हम झेलते रहते हैं। और ये हर शहर के अगल बगल में आपको दिखेगा कि किसी ने उसको बना दिया और बाद में वो शहर को गोद लेना पड़ता है और वो बहुत तकलीफ वाला होता है। हमने इसकी योजना क्यों करनी चाहिए? हमारे देश में शहरों के विकास के लिए एक तरफ हम स्वच्छ भारत की बात लेकर के जब आए, मैं मानता हूं कि सरकार से लोग 2 कदम आगे हैं स्वच्छ भारत के काम में। कहीं सरकार कम नजर आती है, लोग ज्यादा नजर आते हैं। मैं विशेष रूप से मीडिया का आभारी हूं। मैं देख रहा हूं, वरना मुझे याद है कि मैं 15 अगस्त को जब स्वच्छ भारत की बात करके निकला तो मुझे डर लगता था, ये रोज मेरे बाल नोच लेंगे कि यहां कूड़ा है, यहां कचरा है, डिकना है, फलाना। लेकिन मैं आज उन सबको सलाम करता हूं जिन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने नागरिकों को ट्रेन करने का काम उठाया और सभी मीडिया के लोग कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे कि क्यों कूड़ा यहां पर ये है, तुम यहां क्यों फेंकते नहीं हो। मैं समझता हूं जब इतिहास लिखा जाएगा, मीडिया के स्वच्छ भारत के अभियान का जो नेतृत्व आज मीडिया कर रहा है, देश में बदलाव लाने का वो कारण बनेगा। मैं देख रहा हूं, बदला जा सकता है ये। और आज
हमारे यहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, हमारा विकास ऐसा नहीं हो सकता कि जो शहर और गांव के बीच में संघर्ष पैदा करे। हमारा विकास ऐसा होना चाहिए जो शहर और गांव एक दूसरे को पूरक होना चाहिए। अगर शहर को पानी चाहिए, गांव वालों को पानी मिले या ना मिले, हम तो ये पानी शहर को देना ही पड़ेगा। और पीने का पानी एक बात ऐसी होती है कि जहां मानवता का विषय होता है तो कोई बोल भी नहीं पाता। क्या इसके उपाय नहीं है? क्यों ना हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करें और वो पानी गांवों को, खेतों में वापस करें, तो कभी किसान भी परेशान नहीं होगा, गांव भी परेशान नहीं होगा, और शहर को पीने का पानी चाहिए, उसकी उपलब्धि की कोई तकलीफ नहीं होगी। हम ये चिंता क्यों ना करें? हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करके कंपोस्ट बनाने के पीछे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार करने की दिशा में क्यों काम न करें? और वही फर्टिलाइजर हम नजदीक के गांवों को दें। हमने देखा होगा कि बड़े शहर के आसपास के 30-40 किलोमीटर के जो गांव होते हैं, वो ज्यादातर सब्जी की खेती करते हैं, ज्यादातर, क्योंकि उनको तुरंत सुबह सुबह मार्केट मिल जाता है। शहर में उनका डेली आधार पर चलता है माल बाजार। अगर हम ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, कंपोस्ट फर्टिलाइजर, जो शहरों के कूड़े कचरे से हम बनाते हैं, वो अगर हम गांव में दे दें, जो सब्जी मिलेगी ऑर्गेनिक सब्जी मिलेगी। अगर हमारा ये इनपुट कॉस्ट कम होगा तो सब्जी भी सस्ती आएगी। सब्जी सस्ती आएगी तो गरीब आदमी भी 100 ग्राम सब्जी खाता है तो 200 ग्राम खाएगा, और सब्जी ज्यादा खाएगा तो न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, हेल्थ के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अल्टीमेटली बजट के बर्डन कम होते जाएंगे, सुविधाएं बढ़ती जाएगी। लेकिन हम अगर ये सोच करके काम करें तो काम बढ़ सकता है। और इसलिए हमारे शहरों का विकास का मॉडल, और इसलिए जो अमृत योजना है, इसमें इन बातों पर बल दिया गया है कि हम इन बातों को कैसे करें, प्लान बे में आगे बढ़े, गरीबों को घर मिले, सामान्य मानवीय को जीवन की सुविधाएं मिले। जो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है, उन स्मार्ट सिटी जो बनेगी, ये पहली बार स्मार्ट सिटी की योजना ऐसी है कि जिसमें शहरों का निर्णय भारत सरकार नहीं करेगी। शहरों को स्मार्ट बनाने का निर्णय राज्य सरकार नहीं करेगी। शहरों को स्मार्ट बनाने का निर्णय वो शहर का नेतृत्व, वो शहर के नागरिक, वो शहर के म्युनिसिपैलिटी के लोग तय करेंगे। थोपा नहीं जाएगा। आवाज नीचे से उठनी चाहिए। और इसलिए पहली बार हिंदुस्तान में चैलेंज रूट के आधार पर स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय किया है। दुनिया के कई देशों ने यह प्रयोग किया है, कुछ पैरामीटर तय किए, और जो शहर इस पैरामीटर को पूर्ति करेगा वो एंट्री पाएगा स्पर्धा में। फिर उसकी दूसरी एग्जाम देनी पड़ेगी, उसको पार करेगा तो सिलेक्ट होगा। जब सिलेक्ट होगा तो फिर भारत सरकार, राज्य सरकार मिल करके उस शहर की ताकत में साथ जोड़ करके उसको स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अगर ये योजना ऊपर से आएगी तो क्या होगा? भाई ये काम क्यों नहीं हुआ, वो दिल्ली वालों ने नहीं किया, ये काम क्यों नहीं किया, वो हमारे राज्य सरकार वाले नहीं करते। नहीं, ये नीचे से होना है, और कहीं पर कोई कठिनाई ना आए उस दिशा में आगे बढ़ना है। मैं समझता हूं यहां पर आए हुए सभी महानगर के महानुभावों के लिए यह चुनौती है, उस चुनौती को स्वीकार कीजिए और जो पैरामीटर तय हो स्पर्धा में आइए, जीत करके आगे निकलिए। और एक बार आपने जीत, और जीवन में स्पर्धा हर जगह पे होती है। आप मेयर भी बनते हैं तो स्पर्धा से ही तो बनते हैं, किसी ने ऊपर से तो नहीं बैठा दिया आपको। आप कहीं नौकरी लेने जाते हैं तो वहां भी तो कंपटीशन होती है, आप कंपटीशन को पार करते हैं तो सिलेक्ट होते हैं। तो हमारे शहरी विकास में भी कंपटीशन आवश्यक है। उस कंपटीशन को ला करके स्मार्ट सिटी बनाने का प्रयास है। कभी कभी कुछ लोग माथापच्ची इसमें खपा रहे हैं कि स्मार्ट सिटी चीज है क्या। बहुत ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है।
मान लीजिए किसी रेलवे स्टेशन पे गए और जो पूछताछ वाला व्यक्ति वहां बैठा है उसको 2 सवाल पूछे हमने और उसने हमको 4-5 सवालों के जवाब दे दिए, जो कि हम पहले उसको पूछने के लिए सोच के गए थे, लेकिन वो समझ गया इनको ये पूछना है, वो जवाब दे। तो हम कहे यार ये बड़ा स्मार्ट आदमी है। मेरी आवश्यकता से भी वो एक कदम आगे हैं। मेरे हिसाब से यही स्मार्ट सिटी है कि नागरिकों की जो आवश्यकता है उससे 2 कदम आगे चले। उसकी जो आवश्यकता है आप मांगोगे, हाजिर है। आप चाहोगे, हम सोच रहे हैं। आपका सुझाव है, हाँ हमारी योजना बन रही है, 2 कदम आगे। आप देखिए, देखते ही देखते स्मार्ट सिटी बन जाएगी। टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट है, हमने प्रकृति के साथ जीना है, एनर्जी सेविंग हमारी स्वाभाविक व्यवस्था हो, वॉक टू वर्क ये कंसेप्ट लाना पड़ेगा, वरना एक जगह पे रहता है और रोज 1.5 घंटा वो ट्रैवलिंग करता है, फिर नौकरी पे जाता है, तो उसकी मैक्सिमम एनर्जी ट्रैवलिंग में जाती है, बची खुची काम में लगती है, तो वो काम कैसा होगा? अगर उसकी एनर्जी सेविंग होती है, वर्क टू वर्क का कंसेप्ट डेवलप धीरे धीरे हमारे यहां होता है और एक कंपोजिट व्यवस्था विकसित होती है कि जहां सब कुछ अवेलेबल हो, साइकिल पर भी जाए तो अपना काम हो जाए। हमने इस प्रकार के मॉडल को डेवलप करना ही होगा और जब ये डेवलप करेंगे तो अपने आप शहर के भीतर भी कई छोटे छोटे शहर बन जाते हैं और वो एक प्रकार से पूर्ण शहर बन जाते हैं। हम उस विचार को लेकर के कैसे आगे बढ़े, तो स्मार्ट सिटी के इस कंसेप्ट को हमने आगे बढ़ाना। चाहे हाउसिंग फॉर ऑल की बात हो, चाहे हमारे 500 नगरों को प्राणवान बनाना है, अमृतमय बनाना है, चाहे दुनिया की बराबरी करने वाले हमारे स्मार्ट सिटी की दिशा में कदम उठाना है, एक कंपोजिट योजना के साथ अर्बन इंडिया का हमारा विजन क्या है उसको लेकर के हम आए हैं। और ये योजना सरकार में बैठ करके कागज पे बनाई हुई ये योजनाएं नहीं है। शायद हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मात्रा में कंसल्टेशन पहले कभी नहीं हुआ होगा। इतना कंसल्टेशन इस योजनाओं को चरितार्थ करने के लिए लगाया गया है। सभी प्रकार के स्टेक होल्डर्स को इसमें जोड़ा गया, उनसे पूछा गया, उनसे जानकारी ली गई है, उनकी समस्याओं को समझा गया है और उसको चरितार्थ करने का प्रयास किया है। फाइनेंशियल वर्ल्ड को भी, उनको भी विश्वास में लिया। बताइए भाई कैसे आप आगे आ सकते हो। जो रियल एस्टेट डेवलपर हैं उनको भी पूछा गया कि बताइए भाई कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जो कानूनविद हैं कि जिसके कारण कानूनी समस्याएं ना आए, उनसे पूछा गया है। दुनिया में जो अच्छा हुआ है, जिन्होंने अच्छा किया है, उनको भी साथ जोड़ा गया है। इस क्षेत्र में जिन जिन की पहचान है दुनिया में, उन सबकी सलाह ली गई है और एक सबसे विचार विमर्श करके एक ब्लैक एंड व्हाइट में चीजों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। एक बार ये चीजें तैयार हुई हैं, अब आगे बढ़ने में देर नहीं लग सकती। ये सरकार कंज्यूमर की सुरक्षा, इस पर सजग है। पार्लियामेंट में एक बिल ऑलरेडी हमारा हुआ गया है, अभी संसद में चर्चा होगी इसकी। वरना हमारे देश में चाहे अनचाहे ये जो बिल्डर लॉबी है, उनकी छवि काफी गिरी हुई है और गरीब आदमी अपने जिंदगी की पूरी पैसा उसमें लगाता है, यानी उसके जीवन का वो एक ही घटना होती है और फिर वो जब लूट जाता है तो उसका तो सब लूट जाता है। एक छोटे छोटे गरीब कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए संसद में कानून लाया गया है, जो इस आने वाले सत्र में पारित होगा। तो हम विकास चाहते हैं, हर को जोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन साथ साथ हम सामान्य नागरिक की आवश्यकताओं की पूर्ति को भी ध्यान देना चाहते हैं।
मुझे विश्वास है कि आज 25 जून ये शहरी भारत विज्ञान भवन में एकत्र आकर के आधुनिक भारत के निर्माण के लिए वैज्ञानिक तौर तरीके से आगे बढ़ने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेगा। नगर पालिका, महानगर पालिका का जो नेतृत्व आया है, मैं उनसे एक गुजारिश करना चाहता हूं। यहां सब राजनीतिक दल के लोग होंगे, यहां सभी राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग होंगे, लेकिन एक बात निश्चित है, हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो उन बातों को गौर करते हैं कि फलाना राजा था, 5 साल ही उसको कार्यकाल मिला था, लेकिन उसने अपने राजकाल में ये 2 चीजें अच्छी करके गया था। 200 साल के बाद भी लोग उसको याद करते हैं, 100 साल के बाद भी याद करते हैं। उनके कार्यकाल में ये काम हुआ था, उनके कार्यकाल में ये तालाब बना, शहर की पानी की समस्या निकल गई थी, उनके कार्यकाल में 150 साल पहले स्कूल बना था, उस स्कूल में से इतने बड़े बड़े लोग तैयार हुए। जिसको शासन का अवसर मिलता है उनकी पहचान 50-100 साल के बाद भी कौन सा अच्छा काम करके गए उससे तो नापी जाती है, तोली जाती है। मैं उन नगर पालिका के अध्यक्षों से कहना चाहता हूं, उन महानगर पालिका के अध्यक्षों को कहना चाहता हूं, कल्पना कीजिए आप 80 साल की उम्र के होंगे, आपका पोता उंगली पकड़ करके आपके साथ चलता होगा, तब आपके दिल में इच्छा क्या होगी? जरा कल्पना कीजिए। मैं दावे से कहता हूं आपके दिल में इच्छा ये होगी कि छोटा पोता जो ज्यादा कुछ समझता नहीं, उंगली पकड़ करके वहां ले जाएंगे और कहेंगे, देखिए ये भवन है ना, मैं जब अध्यक्ष था ना, मैंने बनाया था। ये जो गांव में तालाब है ना, मैं जब अध्यक्ष था ना, मैंने बनाया था। हर किसी की ख्वाहिश होनी चाहिए कि अपने कार्यकाल में अपने शहर को कोई अच्छा नजराना दे करके जाने की। आपके जीवन की सफलता उसमें है। आपकी जीवन की सफलता उस बात में नहीं है कि आपने कितने लोगों को पराजित किया, कितनी बार चुनाव जीत करके आए, कितनी बार आपने गठजोड़ करके सत्ता को हासिल किया। यह सफलता का मानदंड नहीं होता है। सफलता का मानदंड यह होता है कि जिस जनता जनार्दन के आपको अवसर दिया है, उनके लिए क्या करके गए, क्या करके गुजरते हैं। अगर ये मन में संकल्प लेकर के जाते हैं, ये इरादा लेकर के जाते हैं कि मुझे 5 साल का कार्यकाल मिला है, मुझे 3 साल का कार्यकाल मिला है, जनता जनार्दन ने मुझे अवसर दिया है, मैं मेरे नागरिकों के लिए ये करके जाऊंगा, और उसका जो संतोष मिलेगा ना, वो अद्भुत संतोष होगा, अद्भुत संतोष होगा। जीवन भर जीने के लिए वो आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बना रहता है। अपने पोते के पोते भी अगर आपके आंखों के सामने है तो आपका मन करेगा कि अपना उस अचीवमेंट उसको बता के जाएं। ये आपका सपना रहता है, आपके दिल में भी वो सपने जगें, आप भी कुछ करने के लिए कृत संकल्प हो, अथाक प्रयत्न करके अपने शहर के जीवन में बदलाव लाएं, वहां के सामान्य से सामान्य नागरिक के जीवन में बदलाव लाएं। इस शुभकामनाओं के साथ मैं आज के इस अवसर पर विभाग के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, ताकि देश के शहरी जीवन में बहुत ही अल्प समय में बदलाव आए, और 2022 में जब देश आजादी के 75 साल मनाता हो, तब हमारे शहरों में भी हर परिवार में स्वतंत्रता की उस आनंद की अनुभूति का अवसर दें, उसको हम सफलतापूर्वक पार करें। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी के। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको संबोधित करते हुए, हालांकि पिछले 1 साल में बताया गया है कि आइडेंटिफाई किए गए हैं वो शहर, लेकिन ऐलान की उम्मीद थी, देखना है आगे क्या होगा इसमें। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विजय सोनकर शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आरजी गुप्ता जो कि टाउन प्लानर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विजय सोनकर शास्त्री, साथ ही आरजी गुप्ता जी जो कि टाउन प्लानर हैं, और मीम अफजल कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। मीम अफजल जी, ये सपना ज्यादा लग रहा है या हकीकत? देखिए, पिछले 1 साल से मोदी जी सपने ही बेचते आए हैं, और आज भी उन्होंने सपने बेचे हैं। एक बात उन्होंने बड़ी दिलचस्प कही है, उन्होंने कहा है कि पहले कभी आज तक देश में इतना मशवरा नहीं किया गया जितना मशवरा हमने किया है।
इसका मतलब ये है कि वो अभी तक सिर्फ मशवरे की स्टेज तक पहुंचे हैं, और इनकी सरकार जो है उसको अगर मशवरा सरकार कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और दूसरी अहम बात यह है कि आज उन्होंने वो 100 स्मार्ट सिटी जिसका ऐलान उन्होंने अपने इलेक्शन में किया था, उसका कुछ खाका बना करके पेश किया है, और 3 लाख करोड़ रुपए का खर्च भी उन्होंने दिखाया है। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनके जहन में सिर्फ शहर है, सिर्फ शहर है, सिर्फ शहर है। वो गांव के किसान को भूमि अधिग्रहण बिल को जिस तरह से लाए हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री की पूरी सोच शहरों के गिर्द घूमती है, शहर में घूमती है, स्मार्ट सिटी में घूमती है। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या इस देश के जो 60-65% आबादी देहातों में रहती है, क्या उनको मकान दिए जाएंगे? क्या उनके सरों पर छत? दरअसल मीम अफजल जी, अगर हम उस नजरिए से, सिर्फ आवास के नजरिए से अगर आप देखिए तो आपको आदर्श ग्राम योजना भी याद आएगा, स्मार्ट सिटी के समकक्ष खड़ा हुआ। विजय सोनकर शास्त्री जी, ये बताइए कि दुनिया भर में स्मार्ट सिटी के जितने भी प्लान सामने आते हैं उसमें जो पीपीपी मॉडल की बात होती है, सरकार अपनी तरफ से एक फंड है, लेकिन दूसरी तरफ जो फंड है, जो ज्यादा बड़ा फंड है, उसे रेज करना होता है, उसे हासिल करना होता है। बहुत दफा मुश्किलें इसे लेकर आ जाती हैं, जो इतने बड़े पैमाने पर आपका प्लान है उसमें आपको लग रहा है कि यह मुमकिन हो पाएगा, उतना फंड आ जाएगा, पहले दौर के वो 20 शहर उस तरीके से विकसित हो जाएंगे? श्वेता जी, बिल्कुल ऐसा संभव है, और ये सारी चीज़ें सिद्धांतों के आधार पर हैं। और अभी जो मीम अफजल जी ने एक प्रश्न उठा दिया है, मैं पहले उसका उत्तर जरूर देना चाहूँगा। जो इन्होंने शहर और ग्राम को बांटने की कोशिश की है, क्योंकि ये लोग तो हमेशा बांट करके और अपना लाभ लेने की कोशिश करते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अभी 2 मिनट पहले कहा है कि शहर को गांव का और गांव को शहर का पूरक भी बनाना है। शायद ये सब सिद्धांत इनके समझ में नहीं आया होगा। और मैं तो इतना भी कहना चाहूँगा कि जो इन्होंने ये भी टिप्पणी की है कि ये केवल मशविरा कर रहे हैं, सलाह कर रहे हैं, बेगर सलाह के तो देश कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया गया है, तानाशाही का इतिहास रच दिया गया है। क्या सलाह करके इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू किया था क्या आज के दिन? क्या 1975 में जिस तरह से इमरजेंसी लागू की गई थी, क्या अपोजिशन के सारे लीडरों को जेलों में बंद कर दिया गया था? क्या ये सलाह करके देश से किया गया था? देश की जनता ने तो सबक सिखाया कि जेल तक पहुंचा दिया। लेकिन मैं उस पर आज नहीं बात करना चाहता हूं। आज तो एक बहुत अच्छी पहल हुई है जी, और प्रधानमंत्री ने स्मार्ट सिटी का परिभाषा भी बताया हम राजनीति को कुछ देर के लिए अलग हटाकर, क्योंकि लोग आवाज के सपने को इस नजरिए से देखना चाह रहे हैं। आरजी गुप्ता जी, मैं उसी पर बताना चाहता हूं कि स्मार्ट सिटी का जरा परिभाषा तो देखा गया होता जी। स्मार्ट सिटी का परिभाषा प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ किया है कि शहरी भारत द्वारा आधुनिक भारत के निर्माण का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए जी। वैज्ञानिक कोण से कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से विकास हो। आरजी गुप्ता जी, कितना व्यावहारिक ये लग रहा है? जरूरत बहुत दिनों से थी, दुनिया में जिस तरीके से मूवमेंट इस लिहाज से हुआ है उसे देखते हुए देश में भी जरूरत बहुत दिनों से थी। व्यावहारिक कितना है ये? भैया बातें बहुत अच्छी लगी। इंडिया की पॉपुलेशन 120 करोड़ के आसपास है, इसमें 6 लाख से ऊपर सेटलमेंट्स हैं। आई विल से स्मार्ट सेटलमेंट्स, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, आदमी करेंगे, सब आदमी करना चाहते हैं। सिंपली बताना उनको आगे ले जाके बढ़ाना है कि इसके ये पॉइंट्स है, हमें ऐसे ऐसे करना है। हर एक आदमी चाहता है कि उसको पानी, बिजली, सीवर, ड्रेनेज सब कुछ मिले। हर एक आदमी चाहता मकान अच्छा हो। सिंपली बताने वाली बात है, ट्रांसपेरेंसी वाली बात है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर वाली बात है। 100% होगा ना होने का सवाल पैदा नहीं होता। हम तो 50 साल से इस पर काम कर रहे हैं, एकदम होगा, बिल्कुल होगा। बहुत शुक्रिया आरजी गुप्ता जी, विजय सोनकर शास्त्री जी और मीम अफजल जी इस पूरी बातचीत के लिए।